प्रीतम कहाँ है? कौन? प्रीतम? मैं किसी प्रीतम को नहीं जानता। मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना। मुझे जाने दो। जैसे ही उस साइकिल सवार ने अपनी बात पूरी की, अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक भयावह हंसी चारों ओर गूंज उठी। कुछ ही पलों बाद वह आदमी जमीन पर गिरा मिला, निर्जीव, शांत, मानो उसकी सांसें किसी अनदेखी ताकत ने छीन ली हों। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी उन वीरान रास्तों की है जहां चलते तो इंसान है, मगर लौटकर कोई और आता है। आज की यह दास्तान है काला घाटी की, एक ऐसा इलाका जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में अजीब सा डर समा जाता है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में भी कोई राज छिपा है, ऐसा राज जो रात होते ही जाग उठता है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी नींद छीन लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर प्रीतम कौन है और उसके पीछे छिपा वह रहस्य क्या है जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। चंद्रखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। वहां से रामगढ़ तक जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर का सुनसान रास्ता पड़ता है और उन्हीं दोनों के बीच स्थित है काला घाटी, एक ऐसी जगह जो दिन में भी अंधेरे का एहसास कराती है। रामगढ़ जाने वाले उसी रास्ते पर एक पुराना जर्जर सा ढाबा था। ढाबे के बाहर दो आदमी चुपचाप बैठे थे। उनके सामने रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना अब भी चमक रहा था, मानो उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। तूने सुना है ना उस पीपल वाले पेड़ के बारे में? वही जहां वो औरत खड़ी मिलती है और हर आने जाने वाले से कुछ पूछती है। चुप रह, उस जगह का नाम भी मत ले, कहीं सुन लिया तो हम भी नहीं बचेंगे। मैं सच कह रहा हूं, कल ही उसी पेड़ के पास एक आदमी की लाश मिली है, बिल्कुल सूखी, जैसे उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। हाँ, और मैंने सुना है वो औरत सिर्फ एक सवाल पूछती है, अगर कोई जवाब ना दे पाया तो सीधा मौत। पर वो पूछती क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं, बस इतना पता है वो एक ही नाम बार बार पूछती है, प्रीतम। वो बस यही पूछती है, प्रीतम कहाँ है। ढाबे पर बैठे दोनों आदमी अचानक खामोश हो गए, जैसे किसी अनकहे डर ने उनके शब्द छीन लिए हों। पल भर में वहां ऐसा सन्नाटा छा गया मानो आसपास की हवा भी थम सी गई हो। तभी दूर कच्चे रास्ते पर धूल का गुब्बार उठता दिखा। रामगढ़ की ओर से एक पुरानी मोटरसाइकिल धीरे धीरे ढाबे के पास आकर रुकी। उस पर सवार थे दो नौजवान, आकाश और शंकर। दोनों हाल ही में इस इलाके में नियुक्त हुए थे। वे सरकारी सर्वेक्षण विभाग से जुड़े थे और गांव-गांव जाकर जमीन, आबादी और संसाधनों का आंकड़ा इकट्ठा करने का काम करते थे। शहर की सुविधाजनक जिंदगी से दूर इस सुनसान और अनजान जगह पर आना उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। दोपहर का समय था, घड़ी लगभग 12 बजा रही थी, लेकिन उस रास्ते और ढाबे के आसपास फैली खामोशी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जैसे उजाले में भी यहाँ अंधेरे का साया मंडरा रहा हो। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? मुझे तो अजीब सा लग रहा है। अरे नया इलाका है हमारे लिए, इसलिए ऐसा लग रहा है। तू घबरा मत। नहीं, सिर्फ नया नहीं, यहाँ की खामोशी कुछ अलग है। तो तू सुन रहा है ना? कुछ भी आवाज नहीं। जंगल है भाई, यहाँ शोर कहाँ होगा। सब ठीक है, बस दिमाग मत दौड़ा। ठीक है, पर अगर रास्ते में कोई मिल जाए ना तो उससे चंद्रखेड़ा का रास्ता पूछ लेना। हाँ,
मिल गया तो पूछ लेंगे। वैसे हम सही जा रहे हैं, पर फिर भी पूछ लेंगे। बस जल्दी से गांव पहुंच जाए, यहाँ ज्यादा देर रुकने का मन नहीं कर रहा। हल्की हल्की घबराहट के साथ दोनों आपस में धीमी आवाज में बातें भी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता जितना सुनसान होता जा रहा था, उनके दिलों की धड़कन उतनी ही तेज सुनाई देने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनकी नजर सड़क किनारे खड़े एक पुराने जर्जर ढाबे पर पड़ी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा टीन का छप्पर और चारों ओर पसरी अजीब सी खामोशी। वह जगह किसी बीते हुए डर की कहानी सुना रही थी। आकाश ने धीरे से ब्रेक दबाया और मोटरसाइकिल वहीं रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बिना बोले ही कुछ समझ गए हों। बिना कुछ कहे वे उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी अनजाने खतरे के और करीब जाते जा रहे हों। भैया, एक बात पूछनी थी। वो चंद्रखेड़ा गांव का रास्ता किधर पड़ेगा? हम लोग पहली बार इस तरफ आए हैं। शंकर की बात सुनते ही ढाबे पर बैठे दोनों आदमी एक पल के लिए जड़ हो गए। उनकी नजरें अनायास ही एक दूसरे से टकराईं, जैसे किसी अनकहे डर ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया हो। उनके चेहरों से खून जैसे उतर गया था। आंखों में दहशत साफ झलक रही थी, मानो शंकर के शब्दों ने किसी ऐसे नाम या सच को छेड़ दिया हो जिसे याद करना भी उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे अनजाने में ही किसी ने मौत को आवाज दे दी हो। तुम दोनों को क्या मरने का इतना शौक है क्या? तुम्हें पता भी है कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम दोनों इस इलाके में नए हो क्या? हाँ, हमारा अभी ट्रांसफर हुआ है। हमें इस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, काली घाटी के रास्ते जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। ढाबे पर बैठे लोगों की बातें सुनकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सा डर उनके भीतर घर करने लगा, जैसे हर शब्द किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। आकाश और शंकर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में साफ घबराहट थी। मन तो कर रहा था कि यहीं से वापस लौट जाएं, लेकिन हालात उनके बस में नहीं थे। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश हर हाल में पूरा करना था। डर के बावजूद अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपने ही डर से आगे बढ़कर सामना करना पड़ता है। चाचा, ऐसा क्या है वहां? हमें तो उधर जाना ही है। चाचा, हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो, पर हम क्या करें? हमें सरकारी काम से ही जाना पड़ रहा है। जमीन का सर्वे करना है, लोगों का हिसाब लेना है, जाना तो पड़ेगा ही। अगर जाना ही है तो एक बात गांठ बांध लो, रास्ते में कोई भी रोके, कोई भी आवाज दे, तुम रुकना मत, पीछे मुड़कर या देखना भी मत। जा रहे हो तो जाओ, पर रात होने से पहले वापस लौट आना। अगर देर हो गई ना तो अगली सुबह देख नहीं पाओगे। और एक बात और सुन लो, यहाँ के लोग कहते हैं काली घाटी में जाते समय कोई नहीं रोकता, पर लौटते वक्त एक औरत रास्ते में खड़ी मिलती है। कैसी औरत? वो सामने आकर बस एक ही सवाल करती है, प्रीतम कहाँ है? प्रीतम? कौन प्रीतम? यही तो कोई नहीं जानता। आज तक किसी को नहीं पता वो किसे ढूंढ रही है और क्यों। लोग कहते हैं अगर जवाब ना दे पाए तो जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर सच में जिंदा लौटना चाहते हो तो चंद्रखेड़ा पहुंचकर भोला राम को ढूंढना, शायद वही कुछ बता सके। और भगवान से यही दुआ करना कि वो सवाल पूछने वाली तुम्हें रास्ते में कहीं ना मिले। हवा अचानक तेज होने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। शंकर और आकाश एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। उनके सामने लंबा सुनसान रास्ता फैला था, और उस रास्ते के आगे क्या था, यह सोचकर ही दिल कांप उठता था, मानो वहां मौत उनका इंतजार कर रही हो। दोनों धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ते गए। जैसे ही उनकी बाइक उस राह पर बढ़ी,
हवाओं का मिजाज बदल गया। अब उनमें एक अजीब सी ठंडक और डर घुल चुका था। शंकर, यार तुझे नहीं लग रहा ये हवा कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई है? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ आकाश, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह सही नहीं है। अरे यार शंकर, तू तो सच में डर गया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। उन बूढ़ों की बातों को तूने दिल पे ले लिया। मत हंस आकाश, मुझे ये मजाक नहीं लग रहा। यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। शंकर बार बार आकाश को समझाने की कोशिश करता रहा कि इस रास्ते और इन कहानियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। उसकी आवाज में छिपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी, लेकिन आकाश पर इन बातों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह हर चेतावनी को मजाक में उड़ा देता, होठों पर हल्की मुस्कान लिए शंकर की बातों को टालता रहा। उसे यह सब सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई डरावनी कहानियां लग रही थीं। रास्ता आगे बढ़ता गया और उनके बीच की यह बहस भी। लेकिन धीरे धीरे माहौल कुछ ऐसा होने लगा कि शंकर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। चारों ओर फैली खामोशी अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगी थी, जैसे कोई अनदेखी नजर उन पर टिकी हो। इसी बेचैनी के बीच थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे उन्हें बांस से बनी एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। वह टपरी बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसके आसपास की जमीन सूनी पड़ी थी और हवा के साथ उसकी डीली बांस की पट्टियां चरमराने लगी थीं, जिससे वह जगह और भी रहस्यमयी और डरावनी लग हो रही थी। आकाश, तूने देखा वो टपरी? न धुआं, न कोई आदमी, फिर भी ऐसे खड़ी है जैसे अभी अभी कोई था वहां। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये। अरे यार, तो तू हर चीज में डर ढूंढ रहा है। जंगल की टपरी है कि कभी खुली रहती होगी कभी बंद। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अरे छोड़ ना, तो तू तो पूरी डरावनी फिल्म बना रहा है। चल आगे बढ़, यहाँ खड़े रहेंगे तो तू और डर जाएगा। नहीं आकाश, बात कुछ और है। इतनी खामोशी और वो टपरी की हालत, जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो। टपरी से थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जो देखने में यहाँ अजीब और डरावना लग रहा था। उसकी सूखी और टेढ़ी मेढ़ी टहनियां चारों ओर इस तरह फैली थीं, मानो किसी को अपनी ओर खींच लेने को तैयार हों। पेड़ के नीचे की जमीन भी असामान्य रूप से सूनी थी, न घास न कोई हलचल, जैसे वहां कुछ भी जीवित ठहर नहीं पाता हो। जैसे जैसे बाइक उस पेड़ के करीब पहुंचती गई, दोनों के दिल की धड़कन अपने आप तेज होने लगी। आसपास की खामोशी और गहरी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। बिना कुछ कहे ही दोनों को महसूस हो रहा था कि आगे कुछ ठीक नहीं है। और जैसे ही उनकी बाइक उस पेड़ के बिल्कुल पास पहुंची, अचानक एक तेज हवा का झोंका चला, जिससे पेड़ की टहनियां जोर से हिल उठी और पूरा माहौल एक पल में बदल गया। शंकर, ये अभी क्या था? हवा एकदम से ऐसे कैसे बदल गई? मुझे अब सही में डर लग रहा है। ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैं तो तुझे पहले से समझा रहा था, तो तू ही मजाक बना रहा था। अब समझ आया ना? ये जगह साधारण नहीं है। यार जल्दी यहाँ से निकलते हैं। बाइक मत रोकना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, गाड़ी नहीं रोकूंगा, पर तू भी ध्यान रख। जो भी हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजती रही, मानो हर पेड़ और हर कोना उसी आवाज को बार बार दोहरा रहा हो। काफी देर तक उस खौफनाक सफर से गुजरने के बाद धीरे धीरे जंगल हल्का पड़ने लगा। घने पेड़ों की पकड़ ढीली हुई और दूर कहीं कच्चे घरों की छतें दिखाई देने लगीं, जैसे डर के उस साए से बाहर निकलने का रास्ता सामने आ रहा हो। आखिरकार काला घाटी को पार करते हुए वे दोनों चंद्रखेड़ा गांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू होने वाला था।
दोनों आखिरकार चंद्रखेड़ा गांव पहुंच गए। गांव में चारों ओर कच्चे घर फैले हुए थे, मिट्टी की दीवारें, टीन और खपरेल की छतें और एक सादा शांत सा माहौल। उनके पहुंचते ही धीरे धीरे आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। किसी को जमीन की नाप जोख करानी थी तो कोई अपने खेतों का ब्यौरा दर्ज करवाने आया था। कुछ लोग अपने कागज संभालते हुए हिचकिचा रहे थे तो कुछ जल्दी जल्दी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। शंकर और आकाश ने अपना काम शुरू किया। वे एक एक करके लोगों की जानकारी दर्ज करने लगे। कहीं जमीन का माप लिया जा रहा था तो कहीं परिवार और संसाधनों का विवरण लिखा जा रहा था। उनके हाथ लगातार कागजों पर चलते रहे और धीरे धीरे भीड़ का काम निपटने लगा। समय के साथ माहौल थोड़ा सामान्य होने लगा, लेकिन बीच बीच में गांव वालों की निगाहें अब भी उन दोनों पर ठहर जाती थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। यार शंकर, लगता है यहाँ का सारा काम हो गया। अब क्या करें? सच बताऊं, वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, काम तो पूरा हो गया। अब देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके वापस निकलते हैं। पर यार, उसी रास्ते से लौटना पड़ेगा ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे, एक बात याद आई। वो भोला राम, ढाबे वालों ने उसी का नाम लिया था। हाँ यार, सही कहा। कह रहे थे वही कुछ जानता है। चल, किसी गांव वाले से पूछते हैं, शायद उसका घर यहीं कहीं होगा। अरे भैया, भोला राम का घर किधर है? गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से इशारा करते हुए बताया कि गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी है, वहीं रहते हैं भोला राम। उसका स्वर थोड़ा दबा हुआ था, मानो उस जगह का जिक्र करते हुए भी उसे हिचकिचाहट हो रही हो। शंकर और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना देर किए उसी दिशा में चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गांव की हलचल पीछे छूटती गई और चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे, एक जर्जर फीकी पड़ चुकी झोपड़ी, जिसकी दीवारें समय के साथ टूटने लगी थीं और छप्पर भी कई जगह से उखड़ चुका था। झोपड़ी के आसपास अजीब सी वीरानी पसरी हुई थी, जैसे वहां कोई आता जाता ही ना हो। दोनों कुछ पल के लिए ठिठके, फिर हिम्मत जुटाकर शंकर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कौन है? कौन दरवाजे पर है? इतनी देर से कौन खटखटा रहा है? और अंदर से एक कमजोर झुर्रियों से भरा चेहरा बाहर झांका। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और रहस्य छिपा हुआ था, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। बाबा, डरिए मत, हम लोग रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़? मतलब तुम दोनों काली घाटी से होकर आए हो? हाँ बाबा, उसी रास्ते से आए हैं, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ वो समझ से बाहर था। तुमने वहां कुछ देखा भी या सिर्फ महसूस किया? बाबा, हमने अजीब आवाजें सुनी और एक पेड़ के पास तो सब कुछ बदल गया था। और वो पुरानी टपरी, वो भी बहुत अजीब लगी, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। रास्ते में जो टपरी दिखी वो मेरी ही थी। कभी वहां चाय बेचता था मैं। फिर आपने उसे छोड़ क्यों दिया बाबा? क्योंकि उस दिन के बाद वहां रुकना मुमकिन नहीं था। क्या हुआ था उस दिन? जो मैंने देखा उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। बाबा, हमें सच जानना होगा, वरना हम वापस कैसे जाएंगे? सच हर किसी के लिए नहीं होता बेटा। कुछ बातें जान लेना ही खतरा बन जाता है। फिर हम क्या करें बाबा? हमें कोई रास्ता तो बताइए। अगर जान बचानी है तो सावधान रहना सीखो। काली घाटी मजाक नहीं है। भोला राम की जुबान से ये बातें सुनते ही दोनों सन्न रह गए। एक पल के लिए जैसे उनके आसपास की दुनिया थम सी गई। उनके बदन में सिहरन दौड़ गई, मानो किसी ने अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा उनके भीतर उतार दी हो। आकाश और शंकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था और दिल की धड़कनें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। भोला राम के शब्द सिर्फ कहानियां नहीं लग रहे थे, उनमें एक अजीब सा सच छिपा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ क्षणों तक वहां भारी खामोशी छाई रही। फिर हिम्मत जुटाकर शंकर ने धीरे से उनकी ओर देखा
और कांपती आवाज में उनसे सवाल किया। बाबा प्लीज हमें सच बता दीजिए, ये प्रीतम कौन है? काली घाटी में ऐसा क्या है? और वो औरत हर किसी से उसी के बारे में क्यों पूछती है? हम बहुत डर गए हैं बाबा, प्लीज कुछ तो बताइए। बेटा अभी भी वक्त है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लौट जाओ। हर सच जानना जरूरी नहीं होता। बाबा हाथ जोड़ते हैं, हमें अंधेरे में मत रखिए। हम बिना जाने कैसे जाएंगे? आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। प्लीज बता दीजिए, ये प्रीतम कौन है? इतना सुनते ही भोलाराम का चेहरा सख्त हो गया, आंखें फैल गईं और उनमें गुस्से की तीखी चमक उतर आई, मानो शंकर ने अनजाने में किसी ऐसे राज को छेड़ दिया हो जिसे वह सालों से दबाकर बैठा था। तुमने अभी जो नाम लिया प्रीतम, ये तुम्हें किसने बताया? किसने बताया ये नाम? बाबा, हमने खुद से नहीं सुना। रास्ते में जो ढाबा पड़ा था वहां बैठे लोगों ने ही ये नाम लिया था। हम तो बस वही पूछ रहे थे। भोलाराम कुछ क्षण तक बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक पलटकर चुपचाप अपने घर के भीतर चला गया। उसके कदमों की धीमी आहट उस सन्नाटे में और भी गहरी लग रही थी। शंकर और आकाश दरवाजे के बाहर खड़े एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह अचानक इस तरह अंदर क्यों चला गया। कुछ पल जैसे ठहर गए हों और इंतजार हर गुजरते सेकंड के साथ भारी होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद भोलाराम वापस लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े में बंधी हुई पोटली थी, जिसे वह बेहद संभाल कर पकड़े हुए था, मानो उसके भीतर कोई मामूली चीज नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ रहस्य हो। वह धीरे धीरे शंकर के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। पोटली को उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में कहा, इसे अपने पास रखो और जब वापस उस जंगल से गुजरना तो इसे वहीं फेंक देना। ध्यान रखना, समय से पहले मत करना। बाबा, इसमें ऐसा क्या है और इसे फेंकना क्यों जरूरी है? जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है बाबा, लेकिन अगर रास्ते में वो कुछ मिल गया तो? अगर कोई तुमसे प्रीतम के बारे में पूछे तो बस इतना कहना, प्रीतम पीछे पीछे आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। बाबा, ये सब सुनकर तो और डर लग रहा है। डरना ही सही है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से काली घाटी में गए थे, लेकिन वहां से बाहर निकलना तुम्हारी मर्जी पर नहीं होगा। इतना कहकर भोलाराम ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ एक छोटा सा कागज निकाला और बिना कुछ समझाए उसे चुपचाप शंकर की जेब में सरका दिया। उसका यह अंदाज अचानक और भी रहस्यमयी लगने लगा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों से नहीं, इशारों से शंकर एक पल के लिए चौंक गया। उसने कागज को बाहर निकालकर देखने की कोशिश की, मगर भोलाराम की गहरी निगाहें उसे रोक गईं, जैसे वह अभी उसे पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हो। उस पुराने मुड़े तुड़े कागज को देखकर ही महसूस हो रहा था कि उसमें कोई साधारण बात नहीं लिखी होगी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें बीते वक्त का कोई दबा हुआ राज कैद हो, कोई ऐसा सच जिसे जानना आसान नहीं होगा। हवा एक बार फिर धीरे धीरे बहने लगी। इसे संभाल कर अपनी जेब में रख लो। अभी इसे खोलने की कोशिश मत करना। जब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाओ तभी इसे पढ़ना। तब तुम्हें हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो अभी तुम्हारे मन में चल रहा है। इतना कहकर भोलाराम पलटा और बिना पीछे देखे धीरे धीरे अपने घर के भीतर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया, मानो उस झोपड़ी ने अपने साथ कोई गहरा रहस्य भी भीतर कैद कर लिया हो। शंकर और आकाश कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पर सवार हो गए। इंजन की आवाज के साथ ही वे वापस उसी रास्ते की ओर बढ़ चले, काली घाटी की तरफ। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क ने अचानक अपना रूप बदल लिया। सीधा रास्ता अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और हर मोड़ जैसे किसी अनदेखे डर की ओर ले जा रहा था। काली घाटी, यह नाम ही अपने आप में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। धीरे धीरे हवा में ठंडक घुलने लगी
वह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी सिहरन थी जो सीधे भीतर तक उतर रही थी। चारों ओर फैले घने जंगल के किनारों से सियारों के भौंकने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी, लंबी खींची हुई आवाजें जो सुनकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी अनजानी चीज को देखकर चीख रहे हों। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था और हर गुजरते पल के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि वे किसी ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से लौटना शायद उतना आसान नहीं होगा। आकाश, अब हम फिर उसी काली घाटी में आ गए हैं। ठीक से बैठ जा, जरा भी लापरवाही मत करना, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हाँ यार, तू बस ध्यान से गाड़ी चला, आगे ठीक से देखता रह। मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये सब। काली घाटी के घने और अंधेरे जंगल को देखते ही दोनों के भीतर एक अनजाना डर फिर से जाग उठा। हवा में घुली ठंडक अब सिहरन बनकर उनके रगों में दौड़ने लगी थी। उसी घबराहट में वे भोला राम की दी हुई पोटली को बाइक की डिक्की में ही छोड़ आए थे, मानो अनजाने में ही किसी जरूरी चीज को पीछे छोड़ दिया हो। धीरे धीरे उनकी बाइक काली घाटी के उस स्याह और रहस्यमयी रास्ते में समा गई, जैसे वह रास्ता उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। चारों ओर फैली खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी और हर आवाज असामान्य लगने लगी थी। सड़क के किनारे वही विशाल डरावना पेड़ फिर से नजर आने लगा। उसकी काली परछाई दूर से ही दिल में दहशत भर देने के लिए काफी थी। उसे देखते ही दोनों के मन में अजीब सा भय और गहरा हो गया, जैसे वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि किसी अनहोनी का संकेत हो। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भी अब भारी हो चुकी थीं। वहीं पीछे बैठे आकाश ने अनजाने में ही शंकर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। बिना कुछ कहे ही दोनों समझ चुके थे कि वे अब एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां हर पल कुछ भी हो सकता है। शंकर, ये वही पेड़ है ना? वो वही जो हमने आते वक्त देखा था। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चुप रहा आकाश, डर मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस चुपचाप बैठे रहे और कुछ मत बोल। जैसे ही उनकी बाइक उस डरावने पेड़ के पास पहुंची, अचानक एक अजीब घटना घट गई, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बाइक ने एक झटका खाया और वहीं रुक गई। इंजन एकदम से बंद हो गया। शंकर ने घबराकर कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। माहौल अचानक भारी और असहज हो गया। पेड़ की काली परछाई उनके ऊपर झुकी हुई सी लगने लगी और दोनों के भीतर एक अनजाना डर गहराने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहीं रोक लिया हो। शंकर, वो सामने तू भी देख रहा है ना? ये क्या है यार? भूत है या कोई औरत? यार वो हमें ही देख रही है, उसकी आंखें। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, कुछ करना। आवाज मत कर, शांत रहे, डर मत। कर रहा हूं, कई बार कोशिश कर ली, पता नहीं क्या हो गया। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। तू बस शांत रहे, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। दोनों घबराहट में आपस में धीमी आवाज में बात ही कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर उस पेड़ के नीचे जा ठहरी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल और काले रंग की साड़ी में लिपटी हुई। उसकी साड़ी हवा के झोंकों के साथ अजीब ढंग से लहरा रही थी, जैसे वह हवा नहीं, किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर हिल रही हो। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सफेद था, मानो उसमें जरा भी जान ना हो। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में डूबी हुई थीं और उनमें ऐसे गड्ढे बने थे जैसे भीतर सिर्फ खालीपन हो। लंबे घने बाल हवा में बिखरे हुए थे, हर लट ऐसे हिल रही थी जैसे जिंदा हो, जैसे सांपों का झुंड लहराता हुआ उनके सामने खड़ा हो। उसे देखते ही दोनों के शरीर सुन्न पड़ गए, उनकी सांसें जैसे थम सी गईं और वक्त उस एक पल में ठहर गया, मानो अब आगे जो होने वाला है वह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यार वो हमें ही देख रही है, उसकी आंखें, मुझे लग रहा है वो यहीं आ जाएगी।
नजर नीचे रख, उसकी तरफ मत देख, हिलना मत, कुछ मत बोल। वह औरत पेड़ के पास एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहें सीधी उन दोनों पर टिकी हुई थीं, इतनी गहरी और डरावनी कि जैसे वह उनके भीतर तक झांक रही हो। अचानक बिना किसी आहट के वह वहां से गायब हो गई। शंकर और आकाश कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह औरत उनकी बाइक के ठीक सामने प्रकट हो गई, इतनी नजदीक कि उसकी ठंडी सांसों का एहसास तक उन्हें होने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल पास था और उसकी आंखों की लाल चमक पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे उनकी चीख एक साथ निकल पड़ी और उस सन्नाटे भरे जंगल में उनकी आवाज दूर तक गूंज उठी, मानो उस खामोशी को भी चीर गई हो। प्रीतम कहाँ है? उस खौफनाक पल में शंकर के जहन में अचानक भोला राम की कही बात गूंज उठी। प्रीतम पीछे पीछे आ रहा है। यह याद आते ही उसका दिल बेकाबू हो उठा और गला पूरी तरह सूख गया, जैसे आवाज ने साथ छोड़ दिया हो। उसके होंठ कांपे पर शब्द बाहर नहीं आ सके। अब उसे साफ महसूस होने लगा था कि यह कोई वहम नहीं, कोई अनदेखी शक्ति सच में उनका पीछा कर रही थी और इस वक्त वह उनके ठीक सामने खड़ी थी। प्रीतम, वो पीछे पीछे आ रहा है। यह सुनते ही सामने खड़ी उस औरत के होंठ धीरे धीरे फैलने लगे और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक विकृत डरावनी मुस्कान उभर आई। फिर अचानक उसकी हंसी फूट पड़ी, इतनी भयानक कि मानो जंगल की हर दिशा को चीरती हुई गूंज उठी। वह आवाज इतनी तीखी थी कि आसपास के पेड़ तक कांपने लगे, पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे और हवा एकदम बेचैन हो उठी। उसकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और देखते ही देखते उसका शरीर धुंध की तरह हल्का पड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह उसी अंधेरे में घुल गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। शंकर, ये क्या था? वो हंस क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहे, घबराना मत, बस शांत रहे। वो गायब हो गई, पर उसकी आवाज अभी भी आ रही है। यार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बस यहाँ से निकलना होगा। डर के उस चरम क्षण में शंकर ने पूरी ताकत से किक मारी। बाइक गरज उठी और अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। बिना पीछे देखे दोनों ने भाग निकलने की ठान ली, मानो जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर हो जाना ही उनकी एकमात्र उम्मीद हो। रास्ता तेजी से पीछे छूटने लगा। कुछ दूरी पर वही बांस की टपरी फिर नजर आई और उन्होंने बिना रुके उसे पार कर लिया। हवा कानों के पास सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल ने अपना खेल शुरू कर दिया है। एक ऐसा खेल जहां रास्ते सीधा बाहर नहीं ले जाते बल्कि वापस वहीं पहुंचा देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद बिना समझे कैसे वही विशाल पेड़ दिखा। दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ फैल गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाइक ने फिर से जोर का झटका खाया और उसी पेड़ के पास आकर एकदम से बंद हो गई। अब यह साफ था, वे भाग नहीं रहे थे बल्कि उसी जगह के चक्र में फंस चुके थे जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। शंकर, ये कैसे हो सकता है? हम तो आगे ही जा रहे थे, फिर वापस यहीं कैसे आ गए? मुझे नहीं रहना यहाँ, कुछ कर, जल्दी निकल। लग रहा था बच गए, पर ये फिर वही जगह कैसे आ गई? उसी क्षण अचानक पेड़ के पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी, ऐसी कि जैसे अंधेरा खुद बोल पड़ा हो। वह आवाज सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कांपते हुए उन्होंने धीरे धीरे नजर उठाई और जो देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। वह औरत अब पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी थी। उसके पैर नीचे लटक रहे थे और हवा के साथ हल्के हल्के झूल रहे थे। उसके लंबे उलझे बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन उसकी लाल आंखों की चमक फिर भी साफ दिखाई दे रही थी। वह ऊपर से उन्हें घूर रही थी, जैसे किसी शिकार को देखती हुई शिकारी, और उसकी हल्की हल्की हंसी अब भी उस सन्नाटे में गूंज रही थी। शंकर, वो देख, ऊपर
पेड़ की डाल पर वो वही है। क्या? आकाश, ये कैसे? वो वहां कैसे पहुंच गई? मुझे नहीं पता, पर वो हमें ही देख रही है। यार उसकी आंखें देख। ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करना, गाड़ी स्टार्ट कर। मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। कर रहा हूँ, बस स्टार्ट हो जाए, फिर एक पल भी नहीं रुकेंगे। किसी तरह कांपते हाथों से शंकर ने फिर कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों ने एक पल भी गंवाए बिना तेजी से वहां से निकलना चाहा, मानो भाग जाना ही अब एकमात्र रास्ता हो। वे लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ता जैसे उनका साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वही बांस की टपरी फिर से दिखाई दी। दोनों के दिल बैठ गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे किसी अजीब चक्र में फंस चुके हैं, जहां रास्ते बदलते नहीं, बस घुमाकर वहीं ले आते हैं। घबराहट बढ़ती गई, लेकिन बाइक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर कुछ ही पलों में वही विशाल पेड़ फिर उनके सामने खड़ा था। इस बार बाइक ने बिना चेतावनी के झटका खाया और वहीं आकर बंद हो गई। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे उन्होंने नजर उठाई और इस बार वह औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा करीब, पहले से भी ज्यादा भयानक, जैसे वह अब उनके बिल्कुल पास आने का इंतजार कर रही हो। शंकर, ये क्या हो रहा है? हम आगे जा रहे हैं, फिर भी वही टपरी, वही रास्ता। यार ये सही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फिर से सामने आ गई। अब तो वो और भी करीब है। आकाश, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। जितनी बार निकालने की कोशिश करता हूँ, हम घूमकर फिर यहीं आ जाते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो अब क्या होगा? हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? ये उसी जगह का खेल है। ये जंगल हमें छोड़ नहीं रहा। ये उसका जाल है। नहीं, ऐसा मत बोल। हम बच जाएंगे ना? मुझे नहीं लगता आकाश, ये छलावा चक्र शुरू हो चुका है और हम इसमें फंस चुके हैं। शायद आज हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। डर अब उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। सोचने समझने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और किसी अनदेखी मौत की आहट महसूस हो रही थी। शंकर ने खुद को संभालते हुए एक बार फिर हिम्मत जुटाई। कांपते हाथों से उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। उम्मीद की एक हल्की सी किरण दोनों के भीतर जागी और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। बाइक तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन मन के भीतर बैठा डर अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर में फिर वही रास्ता सामने आने लगा और देखते ही देखते वह बांस की टपरी एक बार फिर उनकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। अब यह साफ था, वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उसी अनजाने खेल का हिस्सा बन चुके थे, जहां हर रास्ता घूमकर फिर उसी डर के पास ले आता है। आकाश, रुक, मुझे अभी याद आया। भोला राम ने जो पोटली दी थी, उसे जंगल में फेंकना था और मैं उसे पूरी तरह भूल गया। वो अभी भी डिक्की में ही पड़ी है। हमने उसे निकाला ही नहीं। लेकिन इस बार पीछे से कोई आवाज नहीं आई, न कोई हलचल, न ही किसी के होने का एहसास। शंकर का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाइक की पिछली सीट खाली थी। आकाश वहां नहीं था। उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं। अभी कुछ ही पल पहले तो वह यहीं था, फिर अचानक कहां गायब हो गया? उस सुनसान रास्ते पर, उस खौफनाक माहौल के बीच। यह सवाल शंकर के दिमाग में गूंजने लगा और डर अब कई गुना बढ़ चुका था। हे भगवान, ये आकाश कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ ही था, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, उसे सुरक्षित रखना। अकेलापन अब शंकर पर भारी पड़ने लगा था। डर जो अब तक भीतर दबा हुआ था, अचानक कई गुना बढ़ गया, मानो चारों ओर फैला सन्नाटा उसे निगलने को तैयार हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, आकाश आखिर गया कहां?
घबराहट में उसने तुरंत बाइक को मोड़ा और उसी दिशा में वापस चल पड़ा जहां थोड़ी देर पहले वह बांस की टपरी दिखी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए या फिर आकाश वहीं कहीं उसका इंतजार कर रहा हो। बाइक तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी, लेकिन हर मोड़ के साथ शंकर का डर और गहरा होता जा रहा था। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। आकाश को ढूंढना ही होगा, वो कहीं ना कहीं यहीं होगा। मुझे वापस उसी पेड़ के पास जाना पड़ेगा। और ये पोटली, इसमें जरूर कुछ राज छिपा है। भोला राम ने यूं ही नहीं दी होगी। जो भी हो, अब इसे वहीं फेंकना ही पड़ेगा। काफी हिम्मत जुटाकर शंकर फिर उसी रास्ते की ओर बढ़ा और कुछ ही देर में उसकी बाइक उस भयावह पेड़ के पास आकर पहुंच गई। जैसे ही वह करीब आया, अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजर गई, ऐसी कि उसके रोंगटे एक पल में खड़े हो गए। हवाएं अब अजीब ढंग से सरसराने लगी थीं, जैसे किसी अनदेखी आवाज में कुछ कह रही हो। उस पल शंकर को साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी उसके आसपास मौजूद है। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला, कांपते हाथों से बाइक की डिक्की खोली और भोला राम की दी हुई पोटली बाहर निकाली। बिना ज्यादा सोचे उसने एक झटके में वह पोटली उठाई और पेड़ के नीचे फेंक दी। जो भी इस जगह पर है, हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दो। हम अनजान थे, हमें कुछ नहीं पता था। प्लीज हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे। बस हमें सही सलामत यहां से निकलने दो। पोटली फेंककर शंकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने अचानक आकाश खड़ा था। उसे सही सलामत देखकर शंकर ने राहत की सांस ली, लेकिन दोनों के चेहरों पर डर अब भी साफ झलक रहा था। बिना समय गंवाए वे तुरंत बाइक पर सवार हुए। शंकर ने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और दोनों सीधे रामगढ़ की ओर निकल पड़े। उस भयावह जगह से जितना दूर जा सकते थे, उतनी तेजी से बाल को दौड़ते हुए वहां से निकल तेज रफ्तार से दौड़ती हुई बाइक आखिरकार काली घाटी के उस डरावने दायरे से बाहर निकल आई। आकाश, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था यार? मैंने जब पीछे देखा तो तू था ही नहीं। मैं तो समझ गया था कि तेरे साथ कुछ हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तो तेरे पीछे ही बैठा था, फिर किसी ने जैसे मेरे कान के पास कुछ कहा और उसके बाद सब धुंधला हो गया। किसी ने कहा? क्या कहा था उसने? यही तो याद नहीं, बस एक आवाज आई थी, बहुत अजीब सी, और फिर कुछ भी याद नहीं। मतलब कोई हमारे साथ था और हमें पता भी नहीं चला। यार ये जगह सच में ठीक नहीं है, हम किसी तरह यहां से निकल जाएं बस। आकाश, ये काली घाटी का छलावा था। भोला राम का सच में बहुत बड़ा एहसान है हम पर। मैंने उसकी दी हुई पोटली उस पेड़ के नीचे फेंक दी थी, तभी तो मुझे वापस दिखा। पता नहीं उस पोटली में क्या था, लेकिन वही हमारी जान बचा गया। कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही उन्हें रामगढ़ का वही पुराना ढाबा दिखाई दिया। उसे देखते ही दोनों ने गहरी राहत की सांस ली, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हों। बिना रुके वे सीधे अपने घर की ओर बढ़ते गए और कुछ ही देर में रामगढ़ पहुंच गए। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके भीतर जो डर और सवाल रह गए थे वह अब भी उनका पीछा कर रहे थे। काली घाटी का वह पेड़, उसके नीचे खड़ी वह रहस्यमयी औरत और उसकी आंखों में छिपी वह तलाश, आखिर वह किसे ढूंढ रही थी? कौन था वह प्रीतम जिसका नाम सुनते ही सब कुछ बदल गया? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे थे और यही अधूरापन इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहा था। यार शंकर, आज के बाद हम उस काली घाटी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। हाँ, याद आया, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, जरा देखना। हाँ यार, अगर भोला राम नहीं होते तो आज हम काली घाटी से जिंदा वापस नहीं लौटते। उसमें जरूर कोई रहस्य होगा। हाँ, सही कह रहा है, अभी देखते हैं। शंकर ने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखा वह पुराना कागज निकाला और धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसके रोंगटे खड़े हो जाते और एक ठंडी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ने लगती। उस चिट्ठी में लिखा था, करीब 4 साल पहले की बात है। मैं अपनी चाय की टपरी पर बैठा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर आई और सीधे उस बड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक कि मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों में एक औरत भी थी। कहते हैं उसी दिन से उसकी आत्मा उस जगह पर भटक रही है। वह हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही सवाल करती है, अपने पति प्रीतम के बारे में। जिस दिन वह औरत मरी थी उसका पति जिंदा था और उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में खबर आई कि वह भी नहीं बच सका। लोग बताते हैं कि वह औरत हर किसी से पूछती है, प्रीतम कहाँ है? अगर कोई कह दे कि वह प्रीतम को नहीं जानता तो वह उसे मौत के घाट उतार देती है, लेकिन जो कह देता है प्रीतम पीछे पीछे आ रहा है, उसे वह जाने देती है। मतलब हम सच में मौत के इतने करीब थे? अगर हमसे जवाब गलत हो जाता तो? यार, सोच भी इतनी खतरनाक बन सकती है। आकाश, जो कुछ हमने देखा वो सब सच था। ये कोई वहम नहीं था। वो औरत सच में उसी हादसे की आत्मा है और ये पूरा जंगल उसी छलावे में फंसा हुआ है। भोला राम ने जो बताया वही हमारी जान बचा गया। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती आकाश, वो जगह बन जाती है और जो भी वहां जाता है उसका हिस्सा बन जाता है।